असम में हाल ही में लिए गए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णय ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। राज्य सरकार ने 75 साल पुराने जिस कानून को दशकों तक निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहने दिया गया था, उसे पहली बार सख्ती से लागू कर दिया गया है। ये वही 1950 का अप्रवासी अधिनियम है जिसे भारत में अवैध प्रवास को रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में तैयार किया था। उस दौर में विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश से असम और बंगाल की ओर बड़े पैमाने पर जन आवागमन बढ़ रहा था, जिसे नियंत्रित करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया था। हालांकि राजनीतिक परिस्थितियों और भारत पाकिस्तान संबंधों के कारण ये कानून कभी प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया। अब कई दशकों बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसे सक्रिय कर दिया है, जिसके बाद अवैध प्रवासियों पर त्वरित कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ा कदम तब सामने आया जब सोनितपुर जिले के फॉरेनेंस ट्रिब्यूनल नंबर 2 ने 5 व्यक्तियों हुफा, मरियम नेसा, फातिमा मोनोवारा और अमजद अली को विदेशी घोषित करते हुए 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया। ये आदेश बिना परीक्षण या बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं दिया गया था। ये 5 व्यक्ति पहले से ही विदेशी न्यायाधिकरण में अपना मुकदमा हार चुके थे। ट्रिब्यूनल ने उनके नागरिकता संबंधी दस्तावेजों, गवाही और प्रशासनिक साक्ष्यों की जाँच के बाद उन्हें विदेशी घोषित किया। आदेश जारी होने के बाद प्रशासन इन व्यक्तियों को खोजने में लगा है, क्योंकि वे अपने निवास स्थान पर नहीं मिले। इस प्रक्रिया के लिए एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू किया गया है, जिसे राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2024 के नागरिकता संबंधी दिशा निर्देशों को पूरी तरह शामिल किया गया है। तो वहीं असम सरकार का कहना है कि ये प्रक्रिया किसी प्रकार की मनमानी गिरफ्तारी या सांप्रदायिक पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2024 के फैसले असम पब्लिक वर्कर्स यूनियन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में स्पष्ट किया था कि किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार केवल और केवल न्यायाधिकरण के पास होगा, न कि जिला प्रशासन या पुलिस के पास। असम ने इसी निर्देश के अनुरूप व्यवस्था की है कि जिला आयुक्त केवल निष्कासन की प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे, जबकि विदेशी घोषित करने का निर्णय ट्रिब्यूनल ही करेगा। इसके साथ साथ अपील के अधिकार को भी बरकरार रखा गया है, अर्थात व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। राज्य सरकार का दावा है कि इससे मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को संबोधित किया गया है और प्रक्रिया पारदर्शी एवं न्यायिक निगरानी में रहेगी। लेकिन इस नए कदम ने एक पुराने ऐतिहासिक विवाद को फिर से जीवित कर दिया है। क्यों 1950 का ये कानून कभी लागू नहीं हुआ? इतिहासकार अरूप ज्योति सेकिया ने अपनी पुस्तक द क्वेस्ट फॉर मॉडर्न असम में इस प्रश्न का विस्तार से अध्ययन किया है। उनके अनुसार 1950 में जब इस कानून को लागू करने की तैयारी चल रही थी, उसी समय निचले असम के कई क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों के बाद बड़ी संख्या में लोग पूर्वी पाकिस्तान की ओर पलायन कर गए। इस कानून के कठोर धाराओं के कारण असम के कई बंगाली मुसलमानों में भय और असुरक्षा की स्थिति बनी, जिसके चलते नेहरू इस अधिनियम के लागू होने से असहज हो गए। इसी पृष्ठभूमि में नेहरू लियाकत समझौता हुआ, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी दी गई थी। इस समझौते के 2 दिन बाद ही 10 अप्रैल 1950 को नेहरू ने असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदलोई को पत्र लिखकर इस कानून के तहत सभी कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने भी इस मुद्दे को अपने द्विपक्षीय वार्तालापों में उठाया था। इतिहासकारों के अनुसार नेहरू को चिंता थी कि अगर ये कानून व्यापक रूप से लागू किया गया तो इससे अल्पसंख्यक समुदायों में गहरा भय पैदा होगा और भारत पाकिस्तान संबंध और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएंगे। तो वहीं आज 75 साल बाद वही कानून असम में नए राजनीतिक संदर्भ के साथ लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लंबे समय से ये कहते रहे हैं कि राज्य में अवैध प्रवासन की समस्या गंभीर है और जनसंख्यायिकी संतुलन प्रभावित हो चुका है। उनका दावा है कि असम में लगभग 20 लाख अवैध प्रवासी हो चुके हैं। हालांकि इस संख्या पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में मतभेद है। राज्य सरकार का तर्क है कि अगर 1950 का कानून उसी समय लागू कर दिया गया होता तो आज ये समस्या शायद जन्म ही नहीं लेती। राज्य में चल रही एनसीआर प्रक्रिया, विदेशी न्यायाधिकरणों की सुनवाई और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के कारण यह विषय लंबे समय से राजनीतिक विमर्श और सामाजिक तनाव का केंद्र रहा है। हाल ही में ऐसी वीडियोस और रिपोर्ट सामने आई जिनमें दावा किया गया कि अवैध प्रवासी विशेषकर बांग्लादेश मूल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर की ओर बढ़ रहे हैं या नेपाल में प्रवेश की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर को बाकी देश से जोड़ने वाला संकीर्ण स्थल है
और अवैध आवाजाही सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चुनौती पैदा कर सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अवैध प्रवास की आड़ में उग्रवादी तत्व हथियार और कैडर सीमा पार भेजने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आने वाले महीने खासकर नवंबर और दिसंबर सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माने जा रहे हैं। असम सरकार के इस कदम के व्यापक राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। बीजेपी शासित राज्यों में इसे एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, जबकि विपक्षी दल इसे राजनीतिकरण और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ पक्षपात से जोड़कर देख रहे हैं। वेस्ट बंगाल में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि अगर भविष्य में वहां सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या केंद्र सरकार इसी तरह का कानून बंगाल जैसे संवेदनशील सीमावर्ती राज्य को भी दे सकती है। बीजेपी ने बंगाल में अवैध प्रवास को अक्सर चुनावी मुद्दा बनाया है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जाते हैं कि वह बांग्लादेशी मूल के प्रवासियों को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। हालांकि टीएमसी इन्हें एक तरफा और भेदभावपूर्ण आरोप कहकर खारिज करती रही है। तो वहीं कानूनी एक्सपर्ट्स का मत है कि इस पूरे मामले की संवेदनशीलता और जटिलता को समझना जरूरी है। देश के विभिन्न हिस्सों में नागरिकता, प्रवासन और सीमा सुरक्षा को लेकर ध्रुवीकरण बढ़ा है। ऐसे में किसी भी कठोर कदम के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव व्यापक हो सकते हैं। दूसरी ओर समर्थक का कहना है कि सालों से लंबित पड़े मुद्दों पर निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है और न्यायाधिकरण आधारित प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि प्रशासनिक निर्णय निष्पक्ष, तथ्य आधारित और कानूनी रूप से टिकाऊ हो। तो कुल मिलाकर 1950 के अप्रवासी अधिनियम को सक्रिय करने का ये निर्णय सिर्फ प्रशासनिक कदम भर नहीं रहा है, बल्कि असम और पूरे पूर्वोत्तर की राजनीति, सामाजिक ताने बाने और भारत बांग्लादेश संबंधी पर गहरा असर डालने वाला विकास है। तो वहीं आने वाले सप्ताह और महीने ये तय करेंगे कि ये कदम कितना प्रभावी सिद्ध होता है। इसका राजनीतिक लाभ या हानि किसे होगी और क्या यह मॉडल देश के अन्य सीमावर्ती राज्यों में भी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।